नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार दरोगा 2021 प्री के लिए हमारे चैनल पर लगातार तैयारियां चल रही हैं, लगातार प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं। एडुटोरिया वॉल्यूम 1 हमने पहले कंप्लीट किया, फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म का हमने वॉल्यूम नंबर 3 कंप्लीट किया, और उसके बाद आज जो आपके सामने मैं लेके हाजिर हूं वो है, कल से हमारा नया सीरीज स्टार्ट हुआ है एडुटोरिया वॉल्यूम 2 का सीरीज, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कल करवा दिया। आज हम आपके सामने हाजिर हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके। इसका कट ऑफ मार्क्स 73 है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये स्लोगन बिल्कुल ही ध्यान में रख लो, बसा लो, जान दो या जाने दो। इसमें बिल्कुल आप या तो जान लगा दो या फिर इसको क्विट कर दो, छोड़ो भाई ये मेरे बस की नहीं, ये वाली बातें आप सोच सकते हो। चलिए खैर, बात तो करने के लिए बहुत कुछ है, बट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिना देरी के चलिए फटाफट से आज का जो ये हमारा सेट है ये स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र नंबर 2, और आज इसी को हम डील करेंगे। 2 आवर्स एक्चुअल जो एग्जाम में टाइम दिया था वो है, 200 मार्क्स, ये सब आप जानते ही हैं। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये जो क्वेश्चन सेट है इसको हम डील करते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, और वीवीआई इसको आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं इसके। तो वो जो पत्रिका थी वो थी पायोनियर। ठीक है, तो पायोनियर जो है ये इसी ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का इसने समर्थन किया था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और इस एक्ट को पायोनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके साथ? लिटन के शासनकाल में पारित हुआ और निरस्त रिपन के टाइम में हुआ। ध्यान रखें, लिटन ने पारित किया और निरस्त रिपन ने किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई? तो ये जो घटित हुई थी वो हुई थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1775 से 1782 तक ये आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था, और इस समय भारत का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध सालाबाई की संधि जो 1782 में हुई थी उसके द्वारा ये समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है? उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर जो है, ध्यान रखें, जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। 4 देखते हैं, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखिए, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे ना वो माधवाचार्य थे। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। देखिए, दीवाने कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो दीवाने कोही विभाग की जो स्थापना है ये स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। एक करेक्ट हो जाएगा। दीवाने कोही जो है मुख्यतः एक कृषि विभाग था, ध्यान रखें, और इसका जो है ना स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्वप्नशील, पागल तथा रक्त पिपासु नाम से भी इसको संबोधित किया जाता मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, 6 देखते हैं, चंदावर का युद्ध कब हुआ? कब ये घटित हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो है, ध्यान रखें, 1994 में ये घटित हुआ था, यानी 1194 ईस्वी में। ठीक है, चंदावर का युद्ध में गौरी तथा जयचंद के बीच युद्ध हुआ था 1194 में, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। 7 नंबर देखते हैं, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, लोहार वंश का संस्थापक जो है ना संग्राम राज था। बी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो वो विद्वान जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था वो था तारानाथ। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध के गद्दी में बैठा था। ठीक है, और बिंदुसार को अमित्र घात के भी उपनाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, और तारानाथ ने जो है ना यही बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता तारानाथ ने ही बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए, बृहदीश्वर मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? देखिए, बृहदीश्वर मंदिर जो है ना ये है कहाँ? तंजौर में। बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तंजौर में, और ये चोल शासक राजा प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, राज प्रथम ने। 10 देखते हैं, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित हुआ था? कौन सा वो बौद्ध संगति था? तो वो जो है ना, देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगति था। याद रखिए, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर? तो ये चतुर्थ में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इस संगति में बौद्ध धर्म जो है ना 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का, हीनयान और महायान में बट गया, और इस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने किया था। ध्यान रखें इस बात का। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था?
देखिए जैन धर्म, और जो मैंने श्वेतांबर और दिगंबर बोला वो जैन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ जो है बात हो रही थी वहाँ पे बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान में वो दोनों बट गए थे। चलिए, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? देखिए जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर थे पहले तो वो समझ लें कौन थे। तो जैन धर्म के जो है सबसे पहले तो संस्थापक जान ले ऋषभ देव थे, ठीक है। और इस धर्म में कुल टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है ना, और जिसमें महावीर अंतिम तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर जो बताया जाता है जो थे, ठीक है, संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो घोड़ा था। आई होप जैन धर्म से रिलेटेड आपकी सारे बातें जो हैं डाउट्स क्लियर हो गई होंगी। 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? वो वेद जो कन्याओं की जन्म की निंदा करता है वो है अथर्ववेद। डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वेद में रोग निवारण तंत्र, मंत्र, जादू टोना इत्यादि सब चीज का वर्णन इसी में मिलता है, अथर्ववेद में। इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। और इसी वेद में, अथर्ववेद में ही, यानी कि कन्याओं की जन्म की निंदा करी गई है। 13 देखते हैं, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो भीतरी स्तंभ लेख से होती है। एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था अमाजु। सी करेक्ट हो जाएगा। वैदिक काल में जीवन भर जो कभी भी पूरी लाइफ में शादी ना करे वैसी औरतों को, वैसी महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। 15 देखते हैं, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? करेक्ट जो हो जाएगा देखिए बुध हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, क्या है 16 में? देखिए भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो वो जो ज्वालामुखी है वो है स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी। डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो वह देश जो स्थलरुद्ध नहीं है वो है थाईलैंड। डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए आसवान बांध जो है ना ये नील नदी पर स्थित है। बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन है, नॉट बुदीन। चलिए, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये जो पहाड़ी है ना, ध्यान रखें, कर्नाटका में है। सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो वो नदी जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो है मूसी नदी, कोयना नदी और दूधगंगा नदी, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है? देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है ना, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। ए यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। लगभग 74% तक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है, जिसका विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है, ठीक है। ध्यान रखें कितना, 74% तक वर्षा जो है इसी दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होता है। 22 देखते हैं, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा अपनी साझा करते हैं? तो पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ लगभग 5 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा है इसमें? देखिए असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। 23 देखते हैं, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है, ध्यान रखें, साल 1914 में किया गया था इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। चलिए 24 देखते हैं, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो शिमला और मनाली का क्षेत्र जो है हिमालय के लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डी करेक्ट हो जाएगा। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी आदि ये जो जितने भी क्षेत्र हैं ये सारे लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, जबकि हरिद्वार, देहरादून ये सब जो क्षेत्र हैं ये शिवालिक के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखें इस बात का। 25 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। देखिए चलिए, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? देखिए दीनदयाल बंदरगाह जो है ये ध्यान रखें गुजरात में स्थित है। सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 26, भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? देखिए भारत की कुल तटीय भाग की जो लंबाई है वो जो है भारत की स्थल सीमा की अगर बात करें, समझ जाइए, तो भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और तटीय भाग जो है कितना है? तो 7,516.5 किलोमीटर है, जो कि यहाँ ऑप्शंस में है ही नहीं, तो यहाँ डी हम मारेंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखें, भारत की जो तटीय भाग की जो लंबाई है, तटीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना है? 7,516.5 किलोमीटर, ठीक।
चलिए 27 देखते हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पे है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान ये है कानपुर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 28 सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है ना ये 1965 में करा गया था, सी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 29 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? देखिए इस शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले किया था टांसले ने, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वातावरण एवं जीव समुदाय के पारंपरिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं और सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का यूज टांसले ने करा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो है तारापुर, एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखें भारत का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है? तारापुर। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो लगभग 160 मेगावाट्स है, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 31 देख लेते हैं। 31 क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं, भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम को भारत में जो है 1980 में पारित किया गया था, सी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 33 खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय यह कहाँ पे स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है ये स्थित है रोम में, एक करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं, राजनीति की रप्टिलो राहे पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीति के रप्टिलो राहे के जो पुस्तक के लेखक हैं वो ध्यान रखें वो है अटल बिहारी वाजपेयी, सी करेक्ट हो जाएगा। राजनीति की ये बहुत ही फेमस बुक है ना, रप्टिली राहें, ये पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई है। ध्यान देने वाली बात ये भी आप जान ले, ये याद रखने वाली बात है कि संसद के 3 दशक पुस्तक के लेखन भी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। संसद के 3 दशक, यह याद रखें, संसद के 3 दशक, ये भी बुक अटल बिहारी वाजपेयी ने ही लिखा हुआ है। चलिए 35 देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो है हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 36 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति केजी कितना निर्धारित किया गया है? तो प्रति केजी की अगर हम बात करें तो ये निर्धारित किया गया है 3 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए 37 राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये पीसी महानबोलिस के जो है समर्थन में ये गठित किया गया था, बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वो जो विषय है जिसे सम्मिलित नहीं किया जाता है वो है जनसंख्या, ये यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशी ये सब सम्मिलित किया जाता है। 39 देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो ये जो किया गया था, ये देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सामुदायिक विकास का कार्यक्रम जो है ये स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है ध्यान रखिए द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं, सेकेंडरी के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41 में क्या बोला जा रहा है? चलिए संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा द्वारा जो गठित हुआ सलाहकार समिति उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 42 उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो पद है ध्यान रखिए अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 43 क्या बोला जा रहा है? 43 में विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है ध्यान रखें तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत देखिए टोटल 12 अनुसूची है, जिसके अंतर्गत तीसरी अनुसूची में विधायकों, सांसदों तथा मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ है यानी ओथ जो है यानी प्रतिज्ञा जो है इसका विवरण इसी में है, ठीक है। 44 देखते हैं, भारतीय नागरिक को कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो इसकी समाप्ति ध्यान रखें 3 तरीकों से हो सकती है, सी करेक्ट हो जाएगा। परित्याग करके यानी खुद ही हम सरेंडर कर दें कि हमको अब इंडिया का जो है नागरिकता यहाँ का नहीं चाहिए। दूसरा है पर्यावसन
पर्यवसान के द्वारा, यानी कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री में चले गए, वहाँ का सिटीजनशिप ले लिए तो यहाँ कैंसिल ऑटोमेटिक हो जाएगा, यानी एकल नागरिकता हमारे इंडिया का है ना। थर्ड है वंचित करना, अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें इस चीज़ से हटा दे, यानी एक तरीके से बोल दे बेदखल कर दे हमारे नागरिकता से, हम वैसा कुछ मतलब हमसे कुछ गलती हो जाए या हम एंटी सोशल एलिमेंट कुछ ऐसा काम कर दें और इंडियन गवर्नमेंट बोले कि भाई इसका सबसे पहले तो सिटीजनशिप कैंसिल करो, तो फिर ये 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे हो सकता है। और भारत में नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है ये भी जान लें, तो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। पहला बाई बर्थ यानी जन्म से, दूसरा वंशानुगत, यानी कि मान लो कि यहाँ जैसे कि एनआरआई बहुत से इंडिया के होते हैं जो अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड अलग अलग जगहों पे होते हैं, ठीक है। तो इंडियंस कपल अगर बाहर कहीं मान लो काम करने के लिए गए अमेरिका में, वर्क परमिट लेके, वर्क वीज़ा लेके वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनसे एक बच्चे का जन्म होता है, तो वो वंशानुगत है क्योंकि उसके माँ बाप यहाँ के हैं, यहाँ का सिटीजनशिप उनके पास है, इसलिए ऑटोमेटिक वो भी बच्चा जो है बाई बर्थ इंडियन कहलाएगा, ठीक। दूसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, जो अभी सीए एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा है तो यही है रजिस्ट्रेशन द्वारा, कि दूसरे कंट्री से कोई इंडिया में आ जाए और 7 साल अगर यहाँ इंडिया में अगर उसने बिता लिए हैं, उसके बाद यहाँ का वो सिटीजनशिप लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन द्वारा हो सकता है। उसका दूसरा है देशीयकरण द्वारा, अगर इंडिया जो है अपने इंडिया के भूभाग के अलावा अगर बाहरी भी कोई भूभाग का कैप्चर करता है इंडिया, तो उसके द्वारा जो भूभाग का कैप्चर किया जाएगा तो उस देश में जितने भी लोग रह रहे हैं वो इंडियन प्रोविंसेस के अंतर्गत आ जाएंगे, तो फिर उनको भी ऑटोमेटिक इसका ये सिटीजनशिप प्राप्त होगा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से। तो यही सारे क्राइटेरिया यानी 5 तरीकों से लिया जा सकता है और 3 तरीकों से छोड़ा जा सकता है, सीधी सीधी बात है, ठीक। चलिए 45 देखते हैं क्या है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो सभी बच्चों को जो है ना ध्यान रखिए 86वां संविधान संशोधन द्वारा जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया गया है, ठीक। 46 देखते हैं भैया क्या है। राष्ट्रीय स्मारकों, संस्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? तो इसका जो वर्णन है ध्यान रखें अनुच्छेद 49 में इसका वर्णन है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है, ठीक है। तो जो है अभी करंट की बात हो रही है, करंट में जो भारतीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति है इनका जो है अपने पद के हिसाब से कौन से नंबर में पे ये बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर बात करें राष्ट्रपति के तो ये हैं 14वें और उपराष्ट्रपति हैं 13वें, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, जिनका पोजीशन है 13वां नंबर, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। 48 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 49 भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो ये जो फॉर्मूला है ध्यान रखें ये गडगिल फॉर्मूला है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए गडगिल फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है और इसके लिए उस राज्य की जो आर्थिक स्थिति है, आधारिक संरचना और सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान तथा 10% ऋण होता है, ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। और वर्तमान में भारत के 11 ऐसे स्टेट्स हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिए इनका कार्यकाल जो है ना ध्यान रखें 6 ईयर्स का होता है ना, 6 ईयर्स। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका कार्यकाल की यहाँ बात हो रही है। चलिए 51 देखते हैं क्या है। 51 पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान यहाँ पे गड़बड़ है? तो यहाँ जो मिलान गड़बड़ है वो है एलएम सिंघवी समिति 1988, ये गड़बड़ है। एलएम सिंघवी समिति 1986 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 52 देखते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए शिक्षा जो है ना ध्यान रखें समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी कि स्टेट एंड सेंटर दोनों के दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। 53 देखते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? देखिए चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो टेबल टेनिस है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल आर्चरी है यानी तीरंदाजी, ठीक है। 54 देखते हैं। भारत में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता गया था?
कब जीता था भारत, यहाँ पे ये बात है। तो पहली बार जो भारत जो है स्वर्ण पदक ओलंपिक में जो जीता था वो जीता था 1928 में। सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में ओलंपिक पहली बार कब जीता था, 1988 में। किस खेल में, तो हॉकी खेल में जीता था। ठीक है, और ये जो ओलंपिक है कहाँ हुआ था, तो एम्स्टर्डम में हुआ था। 55 देखते हैं, वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल जो है ध्यान रखें 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया है साल 2021 में। चलिए 56 देखते हैं, किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो ऐसे मृत्यु जो कोशिका या उत्तक का शरीर के भीतर हो जाता है उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है वो है XY। बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण दौरान प्रकाशीय ऊर्जा जो है ध्यान रखें रासायनिक ऊर्जा में संश्लेषित होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। 59 देख लेते हैं, निम्नलिखित से ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस का जो एग्जाम्पल यहाँ बात करें तो वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। सी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। तो वो जंतु जो स्तनपायी नहीं है वो है शार्क। ए करेक्ट हो जाएगा। गाय, चमगादड़, चूहा ये सब जो है स्तनपायी के एग्जाम्पल्स हैं, जबकि शार्क और शार्क मछली जो है ये वर्ग प्राणी का एग्जाम्पल है, ना कि स्तनपायी का। ठीक है। 61, मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं। तो मानव मस्तिष्क में ध्यान रखें 4 निलय होते हैं। बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 62 क्या बोला जा रहा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असमान घटक है। तो मानव मूत्र का जो एक असमान घटक की बात करें तो वो है एल्बुमियम। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 63 देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। देखिए मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है यकृत यानी कि लीवर। ध्यान रखें इस बात का। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 64 क्या बोला जा रहा है। देखिए 15 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 125 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितना होगा। तो जो खर्च कुल शक्ति की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 15,000 वाट। डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 65 पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो इसका जो कारण है वो है असंजक बल। ठीक है, सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। तो तुल्यकारी जो उपग्रह है इसके परिक्रमण की जो अवधि होती है अगर हम इसकी बात करें तो होता है 24 आवर्स। ए करेक्ट हो जाएगा। 67 पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके आवर्तकाल पे ध्यान रखें हमेशा उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा जब चंद्रमा पे जाएगा। तो बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 68 एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। देखिए ध्यान रखें हमेशा एक्स किरणें जो हैं एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 69 क्या है। जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो बने हुए प्रतिबिंब की जो संख्या हमेशा ध्यान रखें अनंत होगा। ठीक है, डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। अनंत जो है इसका दर्पण बनेगा। 70 नंबर, वर्णांधता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। तो इसको दूर किया जाता है उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ इसमें से कोई भी अवतल लेंस से भी नहीं, उत्तल लेंस से भी नहीं और बाइफोकल लेंस से भी नहीं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी भी कोई इलाज नहीं हुआ है। इसका है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस नामक दोष एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। ठीक है, ये मतलब कि आप समझिए कि आपको अपने मदर फादर दादा दादी से ही मिलता है। ये अनुवांशिक रोग है और इस प्रकार के रोगों की किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है। 71 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का एग्जाम्पल है। तो निष्क्रिय गैस का जो एग्जाम्पल है वो है ऑर्गन। बी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग किसके वजह से दिखाई पड़ता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो ध्यान रखें बेरियम की वजह से ग्रीन कलर दिखाई देता है। ठीक है, आतिशबाजी में हरा रंग जो है बेरियम और के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, और अगर लाल रंग यहीं पे पूछ दे कि अगर लाल रंग क्यों दिखाई देता है तो लाल रंग ध्यान रखें स्ट्रोशियम के द्वारा दिखाई देता है, और नीला रंग पूछ दे तो कॉपर के द्वारा, और सिल्वर रंग पूछे तो एल्यूमिनियम के द्वारा। ध्यान रखें इस बात का, ये सब पूछता है। ठीक है,
चलिए 73 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो विलयन की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है समांगी मिश्रण को, बी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर देखते हैं, एल्यूमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? एल्यूमिनियम को जो है विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को जो मॉनिटर करता है वो लाइकेन है, सी करेक्ट हो जाएगा। 76 टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो राइटर है वो है आरपी गुप्ता, ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो लॉन्च किया है वो है केरल गवर्नमेंट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 78 अब चेकआउट करते हैं। यस, चलिए, ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज यानी कि फेंसिंग कौन बनी है? तो पहली तलवारबाज यानी फेंसिंग जो बनी है वो है भवानी देवी, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु की रहने वाली ये हैं भवानी देवी और ओलंपिक में भाग लेने वाली ये पहली महिला तलवारबाज हैं जो इंडिया से हैं, और ये पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं जिनको टिकट मिल गई। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई कर लिया है, ध्यान रखें। 79 देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत यानी एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो नाव पुस्तकालय खोलने की जो घोषणा की है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने की है। ठीक है, ध्यान रखें इसका। 81 देखते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया? तो वो जो राष्ट्र है वो है स्विट्जरलैंड, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड में लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित पूर्ण चेहरे को ढकने वाले ऐसे सारे वस्त्रों पर बैन लगा दिया गया है। ठीक है, और इसके पक्ष में वहां पे पूर्ण बहुमत से मतदान भी किया गया है। 82 देखते हैं, वर्ष 2021 में डस्ट लिंक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये जो हुआ है ये ध्यान रखें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। डस्ट लिंक 2 है ना, इंडिया और उज्बेकिस्तान। चलिए 2 देखते हैं, भारत में सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो भारत में सहतूत बांध के लिए निर्माण के लिए जिस देश का समझौता किया गया वो है अफगानिस्तान, डी करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, 93वां एकेडमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो वो जो भारतीय लघु फिल्म है वो है बिट्टू, डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 85 में क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के पोपलीन व्युत्पत्र पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो जो है केरल स्टेट है, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 86, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो वो जो नए महानिर्देशक हैं वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने टेरी के महानिर्देशक डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिर्देशक चुना है। 84, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता की बात करें तो वो है अमेरिका के पास, बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 88, चलिए भाई क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एमओयू को मंजूरी प्रदान की है? तो एमओयू की जो मंजूरी प्रदान की गई है वो जो देश है वो है उज्बेकिस्तान, सी करेक्ट हो जाएगा। उज्बेकिस्तान यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र यानी कि एमओयू यानी म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन किया है, जिसको यहाँ पे मंजूरी मिली है। 89 देखते हैं, हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या था? उसका थीम जो है ध्यान रखें वोकल फॉर लोकल था, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हुनर हाट वोकल फॉर लोकल, ध्यान रखें इस बात का। 90 नंबर देखते हैं, किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को इससे सम्मानित किया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रसिद्ध लेखक है मराठी के, ध्यान रखें इस बात का। चलिए 91 चेकआउट करते हैं। 91 में क्या है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई? तो प्रथम चरण की शुरुआत की गई वो ध्यान रखें 16 जनवरी 2021 से की गई, सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला है हमारा 92 नंबर। क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगा। तो G7 2021 की मेजबानी करेगा, वो ध्यान रखें, वो है ब्रिटेन। डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 93 का अगर हम देख लेते हैं, क्या है, ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो वो जो राज्य है ध्यान रखें, वो है दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च करा है। नेक्स्ट देखते हैं 94 नंबर। आ जाओ भाई, यस। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान यानी रैंक क्या है। तो भारत का जो स्थान है वो 10th है। सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखें इस बात पे। और इस सूचकांक में पहले और दूसरे तथा तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है, क्योंकि कोई देश जो है इसके मापदंड को पूरा ही नहीं कर पा रहा था, और इसलिए चौथे स्थान पर स्वीडन है। यह सूचकांक जर्मन वॉच संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का जो स्थान है वो 10वां है। ध्यान रखें इस बात को। 95 देखते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो जो है ध्यान रखें, 100 नए सैनिक स्कूलों को खोले जाने की घोषणा की गई है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार। ठीक है, 96 देखते हैं। 50 और 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 50 और 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है, वो उसका जो नंबर बनता है वो लगभग 732 बनता है। ध्यान रखें इस बात का। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। 97 चेकआउट करते हैं। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुना करने के लिए कहा गया, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो जो संख्या हो जाएगी डी यानी कि 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 देखते हैं क्या है। एक कार्यालय में 78% कर्मचारी चाय पीते हैं, 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य ही पीते हो, तो 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो देखिए कार्यालय में टोटल जो है 400 कर्मचारी होंगे। ए करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इस व्यापार में जो है साझेदार हो गया, शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया, तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी जो है साझेदार बना। तो व्यापार आरंभ होने के ध्यान रखें 8 माह के बाद बी जो है इसमें साझेदार बना। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। 132 मीटर तथा 148 मीटर लंबा 2 रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर घंटा तथा 42 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए एक दूसरे को पार करने में उन्हें 14 सेकंड का समय लगेगा। बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेट नंबर 2 वॉल्यूम 2 से इडुटीरिया के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो को लाइक करें, अपने अटेंडेंस को दर्ज करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।